अयाज साहब बताइएगा क्या हो रहा है। इमाम उल हक ने जिस तरह से रन लिए, ऐसा लग रहा था बहुत क्रूशल मोमेंट है और बस रन्स चाहिए और एक रन भी ज़ाया नहीं करने। देखिए, एक तो आउट हो गया, चलें, तो उसके बाद ये इमाम को सोचना चाहिए था कि अब हमें पार्टनरशिप लगानी है। अभी साउथ शकील आए थे उस वक्त, लेकिन बहरहाल वो गलती, वो कहते हैं ना, एक्सीडेंट्स भी होते हैं गलती की वजह से होते हैं, तो आउट भी गलती की वजह से बाज़ दफ़ा हो जाते हैं। समटाइम्स होता है कि कोई बॉलर ने बॉल बहुत अच्छी डाल दी और ज़ाहिर है उसके बाद जवाब नहीं था बैट्समैन के पास उसका, लेकिन इस तरह का सुसाइडल रन आउट होता है, ये नहीं होना चाहिए था। अब पाकिस्तान का मसला सबसे बड़ा ये कि ये जब विकटें बचाने के चक्कर में आते हैं ना, तो उसके बाद बस विकटें ही बचाते रहते हैं, इनको रोटेट करना नहीं आता कि स्कोर साथ साथ, क्योंकि प्रेशर आने वाले बैट्समैन पे वो मल्टीफोल्ड होता चला जाएगा जितना आप स्लो खेलेंगे। अब ठीक है, आपकी 2 विकटें गिर गई हैं, इसके बावजूद दोनों में से एक को एग्रेसिव खेलना चाहिए और एक को ज़रा रोक के खेलना चाहिए, फिर आप एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब होंगे। वरना वही होगा कि प्रेशर आएगा, फिर वो पतझड़ की तरह जैसे पत्ते गिरते हैं ना, फिर इस तरह आपकी विकटें गिरना शुरू हो जाती हैं जब आप स्कोर नहीं बनाते तेजी से। जाहिद साहब, जैसा कि अयाज साहब कह रहे हैं कि एक एग्रेसिव क्रिकेट उस एक प्लेयर को खेलनी चाहिए, तो अभी जो दोनों क्रीज पर मौजूद हैं, क्या लगता है आज के इस वक्त मैच में कौन वो रोल प्ले कर सकता है? देखिए, अभी तक क्योंकि जल्दी दोनों विकेटें गिर गई, हमें लग रहा था कि शायद बाबर आजम आज लंबी इनिंग्स खेलेंगे। पिछले कई मैचेस उठा लें, वो 20 से 30 के दरमियान बनाते हैं और बहुत ही अच्छे बनाते हैं। लगता है आज कॉन्फिडेंट हैं। कल उन्होंने आराम की भी किया था, प्रैक्टिस भी नहीं की, और फिर हार्दिक पांड्या को विकेट देकर चलते बने। लेकिन इमाम का तो बहुत ही कम अज़ कम मुझे यहाँ बैठते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। तो वहाँ शायकीन क्रिकेट का क्या हाल होगा, और टीम पर भी यकीनी तौर पर प्रेशर पड़ा, और ख़ास तौर पर ओपनर का रन आउट होना ये बिल्कुल ही समझ से बालातर होता है। क्योंकि अगर क्रूशल मोमेंट्स हों, वहाँ आपने सिंगल या दुकी ले ली और वहाँ पर रन आउट हो गया, एक डिफरेंट चीज़ है। ये विकेट गंवाने वाली बात है, फेंकने वाली, थ्रो करने वाली बात है। अब सऊद शकील जो है, उन्होंने पहले किसी वनडे मैच में स्कोर नहीं किया, लेकिन कम अज़ कम अभी तक वो पिच पे मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान उनके साथ हैं। जो आप कह रही हैं कि किससे उम्मीद है बड़ा स्कोर करने, हमें तो हर खिलाड़ी से उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं स्कोर करेंगे। इंडिया के साथ मैच आपको पता है प्रेशर वाला मैच होता है, और अपने आसाब जो है वो काबू रखने वाला मैच है, जिसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि मोहम्मद शामी भी थोड़ा शुरू में घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। और दोनों टीमों के दरमियान जो प्रेशर जो है अरूज पे होता है। अब इसके बाद भी पाकिस्तान के, क्योंकि सलमान आगा हैं, तैयब ताहिर हैं, कोई बड़ी इनिंग्स तैयब नहीं अभी तक खेल सके। सलमान और रिजवान ने तो एक मैच में फतह दिलाई थी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बड़ा मैच था, बड़ी इनिंग्स खेली थी। ऐसी ही इनिंग्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान अगर अच्छी बेस दे देगा, अब भी दोनों खिलाड़ी मौजूद है, मजीद विकटें ना गिरने दे, तो फिर हम तवक्को करते हैं तैयब ताहिर, खुशदिल या शाहीन एंड पे आके कुछ चौके छक्के लगाए और टीम का स्कोर बड़ा हो जाए। 270 से 80 से कम स्कोर होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि फाइटिंग स्कोर होगा। यूसुफ साहब, आप बड़ा कहते थे हम दुआएं करें और रमज़ान की दुआएं कबूल होंगी, लेकिन हमें फिर रमज़ान तक ज़रा सरवाइव भी करना है। रमज़ान तक पहुंचेंगे तो रमज़ान में जाके टीम दुआएं करेगी। फिलहाल शाबान की दुआएं। आज पाकिस्तान टीम के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। खो तो पहले बहुत सारी चीज़ें चुके हैं। एक बड़ा टोटल सजाने के लिए इस दोनों में से एक बंदे को लाजमी पर खड़ा रहना पड़ेगा। एक सेंचुरी अगर पाकिस्तान की टीम की तरफ से कोई बना लेता है, जिस तरह रिजवान और सलमान आगा ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 260 रन। ठीक है। अच्छा अयाज साहब, हम जैसा कि बात कर रहे थे, इस वक्त बॉलिंग में जो स्ट्रेटजी है इंडियन के कप्तान ने, रोहित शर्मा ने जिस तरह से रखी कि जब उन्होंने देखा कि दोनों लेफ्ट के बैट्समैन जो हैं वो क्रीज पर हैं, तो उसके बाद उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर को लगाया, कुलदीप यादव का ओवर आया। तो इस तरह से जो स्ट्रेटजी है थोड़ी चेंज करके खिलाना, ये भी सरप्राइजिंग हो सकती है जो बैटिंग करने आए हो। देखिए, बात सिंपल है, कप्तान ने जितने रिसोर्सेज हैं उसके पास, वो उसने सारे यूटिलाइज करने होते हैं। हाँ, ये कप्तान पे है कि किस सिचुएशन में, किस मौके पे वो कौन सा बॉलर यूज़ कर रहा है। उनके पास बज़ाहिर है ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनके पास, और उसके बाद 3 उनके पास पेसर्स भी हैं। हार्दिक पांड्या अगरचे ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो बहुत आके मार भी खाते हैं बहुत, अक्सर मैंने देखा है, लेकिन वो विकेटें ज़रूर निकाल जाते हैं। हार्दिक पांड्या की ये क्वालिटी है। कुलदीप यादव को अभी तक विकेट नहीं दी, ये आप कह लें कि पाकिस्तानी बैट्समैनों की कामयाबी। लेकिन बात फिर वही है कि आप बिल्कुल शेल में ना जाएं। जब ये शेल में जाते हैं ना, फिर अब जैसे जैसे ओवर्स गुजरते जाएंगे, आने वाले प्लेयर्स पे बाहर बैठे ही प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्हें पहली बॉल से ये लगेगा कि जी हमें आके मारना है और स्कोर करना है। अब रन्स बहुत कम है, और फिर आप रन रेट एटलीस्ट आपको
5 के ऊपर रखना चाहिए शुरू के ओवर्स में जब विकेटें गिर रही हों, और फिर उसके बाद जब स्टेबलाइजेशन आती है फिर आप उसको 6 के करीब ले जाने की कोशिश करते हैं। ये 6 से ऊपर, चाहे अगर विकेट मुश्किल है तो 6 तो नहीं होगा, लेकिन 6 के करीब तो जाना चाहिए। 5.7 5.8 तक लेके जाएंगे तो फिर आप एक अच्छा टोटल देने में कामयाब होंगे, और बॉलर्स के पास चांस होगा कि वो इंडिया पे प्रेशर डाल के उनकी विकेट ले सकें। बिल्कुल, बॉलर्स के पास भी वो मार्जिन होना चाहिए कि वो विकेट्स ले सके। अगर एक टारगेट ही कम होगा तो बॉलर्स के ऊपर भी उस तरह से वो अपनी बॉलिंग नहीं कर सकेंगे। यूसुफ साहब, जैसा कि कह रहे थे कि स्ट्राइक रेट नहीं ख़राब करना चाहिए। हमने न्यूजीलैंड को देखा था जब वो क्रीज पर थे, जब उनसे शॉट्स नहीं खेली जा रही थी, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने सिंगल ली और उसके बाद उन्होंने तुक्के से नहीं, बड़ी पक्की शॉट्स लगाई। ये स्ट्रेटजी काफ़ी कामयाब रहती है। देखें हिफ्ज़ा, इंडिया को हराने के लिए दिफाई अंदाज़ नहीं अपनाना चाहिए, हमें अटैकिंग की तरफ जाना चाहिए।